जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इनका क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं हिंदी का सेट नंबर 10 जिसमें 37 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 37 में 37 का टारगेट रहेगा हमारा। मिशन वर्दी के तहत यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है हमारा 17 और 18 तारीख को, उसमें हमारा जो टारगेट रहेगा उसमें 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। 37 में कम से कम 35 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएं। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रैक्टिस की ओर। और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए वो एकदम ऐसे सॉलिड क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चंस का विश्लेषण भी बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, जिससे कि उससे बनने वाले भी क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को धड़ल्ले से मिलता रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि सिंदूरवी में कौन सी संधि है। अगर बात की जाए सिंदूरवी में, तो सिंदूरवी में दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसके, कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? तो वो आती है स्वर संधि के अंतर्गत। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वह कौन कौन सी होती हैं। पढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। जो खड़ी बोली हिंदी है उसका विकास किस से हुआ है? तो उसका विकास जो हुआ है वह हुआ है स्वर सैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? स्वर सैनी अपभ्रंश से। आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हिंदी से संबंधित कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। किसको? कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो संज्ञा का रूप है वो किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हुआ है? अगर बात की जाए गांधी की तो गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी? गांधी एक जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी जाति का बोध करा है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? राष्ट्रपिता की। तो राष्ट्रपिता सिर्फ एक ही है, वो कौन से? महात्मा गांधी जी। तो इसमें किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। किसमें? जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में यह परिवर्तित हो रही। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है। यह इनमें से निम्न में से किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? जो स्रा है इसका जो क्या किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? तो इसके यदि मेल की बात की जाए तो यह जो हमारा सा और रा के वर्णों के मेल से बना है। कौन से? सा और रा के मिश्रण से बना हुआ है हमारा ये स्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। पुस्तक शब्द क्या है? जो पुस्तक शब्द है वो क्या है? अगर बात की जाए पुस्तक शब्द की तो पुस्तक एक विशेष है। क्या है? विशेष। क्या है? विशेष। क्या? पुस्तक एक विशेष शब्द है। जबकि अगर बात की जाए पुरानी, पुरानी इसमें किस शब्द का रोल निभा रहा है, यही चीज आप लोगों को बतानी है। यही चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि पुरानी पुरानी जो शब्द है वह किस चीज का रोल निभा रहा है। क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम, इन तीनों में से वह क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इसमें क्या हो रहा है, मेरा घर आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। कौन सा? अपादान कारक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए सही विकल्प में काल वाला बताइए। सही काल वाला वाक्य बताइए। तो इसमें जो वाक्य है इसमें पूछा गया है कि कौन सा यह वाक्य किस काल का है? तो बात की जाए इस वाक्य की तो वाक्य है, दीपा पौधों में पानी दे रही है। दीपा पौधों में पानी दे रही है। कार्य की निरंतरता दिखाई दे रही है। जब जहां पर भी कार्य की निरंतरता दिखाई दे तो वह काम कभी पूर्ण नहीं होगा। जब कार्य पूर्ण नहीं होगा तब वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि यह था, थी, थे हमेशा पास्ट, मतलब कि
पास्ट टेंस में आते हैं, मतलब भूतकाल में आते हैं। तो कौन सा होगा, निरंतरता दिखाई दे रही है और यह पास्ट में है, तो ये कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वह पढ़ता है लेकिन लेकिन बात भी बहुत करता है, लेकिन बात भी बहुत करता है। जो लेकिन शब्द है यह पूछा गया है कि यह किससे संबंधित है, यह शब्द कौन सा है, तो यही एक अव्यय शब्द है। जो अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। चाहे यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो, चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे कोई सा भी काल हो, यह परिवर्तित नहीं होंगे, तो यह अव्यय शब्द कहलाते हैं। आप लोगों को बताना है कमेंट में संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा है उसे हम किसे हम संज्ञा कहते हैं, या संज्ञा की परिभाषा क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या अगर पूछा जाए सर्वनाम की संख्या कितनी, सर्वनाम 11 है। कितने, सर्वनाम 11 है। यह चीज़ बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ज़्यादातर लोग सर्वनाम को जो 6 है, सर्वनाम के भेद 6 है, लेकिन सर्वनामों की संख्या पूछी जाए तो वो 11 है। लोग 6 लगा देते, फिर इस वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कटहरा। कटहरा का तत्सम रूप क्या होगा। अगर बात की जाए कटहरा शब्द की, तो ये जो कटहरा है इसका तत्सम रूप होगा काष्ठगृह। क्या होगा, काष्ठगृह। कट माने लकड़ी, हरा माने घर, तो जो काठ का घर है उसे हम कटहरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटहरा। आप लोगों को बताना है जो कटहल है इसका तत्सम रूप क्या होगा। क्या होगा, कटहल का तत्सम रूप क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। कुछ शब्द दिए रखे हैं, उनमें से पूछा गया है कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। देहात, चश्मा, सिफारिश या तारीख, इनमें से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। तो जो फारसी भाषा का शब्द नहीं है वो है तारीख। तारीख हमारा फारसी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि है एक अरबी शब्द है। कैसा, अरबी है, एक अरबी शब्द है, यह फारसी शब्द नहीं है। बाद बाकी के देहात, चश्मा, सिफारिश, यह तीनों के तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगर बात की जाए कामदेव के पर्यायवाची शब्द की, तो वो है मार। क्या है, मार। मार कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, जबकि बिडोजा, पिशुनु और असम यह कामदेव के पर्यायवाची नहीं है। तो इसी के साथ कामदेव की और कुछ पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं, जैसे मार, मनसिज, अंगन, मदन, कंदर इत्यादि। ये सारी की सारी कामदेव के पर्यायवाची है। बिडोजा इंद्र, पशुन, चुगलखोर तथा अस्म पत्थर का पर्यायवाची होता है। अस्म जो होता है, अस्म यह किसका पर्यायवाची होता है, वो होता है पत्थर का। यह भी बहुत पूछ लिया जाता है कि पत्थर के निम्न पर्यायवाची कौन कौन से हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अगर बात कीजिए अतिवृष्टि की, तो अतिवृष्टि शब्द है, इसका विलोम क्या होगा, वो होगा हमारा अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि। क्या होगा, अनावृष्टि। बाद बाकी के विकल्प गलत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है जिसकी कोई उपमा ना की दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उसे हम उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अनुपम। क्या होगा, अनुपम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, वो है बहुत क्रोध करना। क्या, बहुत क्रोध करना। जब हम लोग देखते हैं कहीं झगड़ा हो रहा हो, तो हम लोग बोलते लाल पीला क्यों हो रहा भाई, मतलब वह गुस्सा कर रहा होता है, तब हम उससे बोलते लाल पीला क्यों हो रहा है। तो इसी हिसाब से लाल पीला होने का अर्थ होगा बहुत गुस्सा या बहुत क्रोध करना। पढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो बात करें
करें इस लौकिकता की, तो इस लौकिकता का जो अर्थ है हमारा वो है बुरी संगत में कलंक लगता है। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो कलंक लगेगा, तो कलंक लगेगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्युत्पन्न शब्द में उपसर्ग क्या है? ये प्रत्युत्पन्न शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? तो इसमें उपसर्ग की बात करें तो इसमें प्रति है। प्रतिधन उत्पन्न से मिलकर बना है प्रत्युत्पन्न। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो हम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्यय होते क्या है। किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। कभी कभी इनकी डेफिनेशन से भी पूछ ली जाती है। यदि शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं और शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? औपचारिक। लास्ट में क्या आ रहा है? एक। तो आपका एक किसमें है? ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है संग्रहालय। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संग्रहालय शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा सम समु समु धन ग्रह धन आलय। तो क्या होगा? सम धन ग्रह धन आलय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, यथासंभव। यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव में कौन सा समास होगा? आप लोग यथासंभव में देख सकते हैं। तो जो यथा शब्द है, जो यथा शब्द है यह एक अव्ययी शब्द है। कैसा? यथा एक अव्ययी शब्द है, तो इसमें एक अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। अव्ययी शब्द की पहचान क्या, अव्ययी समास की पहचान क्या होती है? यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समला सलमा सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यह किस तरीके का वाक्य है? अगर बात की जाए सलमा घर जाती है, तो यही एक सरल वाक्य है। यही एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है? जहां पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वह एक सरल वाक्य कहलाता है। क्या? वह एक सरल वाक्य कहलाता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सही विकल्प का चयन करो जो वाक्य शुद्ध है। तो हमें इसमें शुद्ध वाक्य छांटना है। अगर बात की जाए शुद्ध वाक्य की, तो इसमें कौन सा है? तुम तुम्हारा काम करो, या तुम का काम करो, या तुम मेरा काम करो, तुम तेरा काम करो। तो इसमें अगला है तुम अपना काम करो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, तुम अपना काम करो। यह बोलने में एक क्रमबद्ध तरीके से आ रहा है, सही तरीके से बोला जा रहा है, तो हमारा सही वाक्य यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही है? तो वह है हमारा अत्यंत अंत्याक्षरी। क्या है? अंत्याक्षरी। अगर बात की जाए पूजनीय में, पूजनीय किस प्रकार से गलत है? तो जो पूजनीय लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, पूजनीय। अगर बात की जाए कवित्री की, तो कवित्री में वा पर कभी मात्रा नहीं लगती है, वा पर कभी मात्रा नहीं लगती है। तो यह कैसे लिखा जाएगा? कब धन यित्री। तो यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कवित्री शब्द और पूजनीय शब्द। तो इन दोनों को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो वाक्य दिए रखा है, इसमें से हमें इसका सही क्रम बनाना है। तो हमें इसका सही क्रम बनाना है। तो पहला है भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को अभी भारत सरकार को अभी भारत सरकार को अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, बहुत प्रयत्न करना होगा। तो आपके सही जो क्रम बनेगा वो बनेगा रा या लावा।
रा या लावा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? अगर बात की जाए बीभत्स रस की, तो बीभत्स रस है उसका स्थायी भाव क्या होगा? तो बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुत्सा। क्या होता है? जुगुत्सा। अगर बात की जाए शोक, शोक कौन से रस का, शोक के कौन से रस का स्थायी भाव होता है? तो वो होता है करुण रस का। किसका? करुण रस का। अगर बात की जाए विस्मय की, तो विस्मय, विस्मय होता है, विस्मय होता है अद्भुत का। किसका? अद्भुत का स्थायी भाव होता है। किसका? अद्भुत का स्थायी भाव होता है। अद्भुत का स्थायी भाव होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है रस कितने प्रकार के होते हैं। जो रस हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, या रस कितने हैं, ये चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। इस पंक्ति में, यह पंक्ति है, इसमें कौन सा छंद है? अगर बात की जाए इस पंक्ति की, तो इसमें चौपाई छंद है। कौन सा? चौपाई छंद। चौपाई छंद की पहचान क्या होती है? चौपाई छंद की पहचान होती है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंतिम अक्षर समान होते हैं। क्या? अंतिम अक्षर समान होते हैं। जैसे री री, हारी बिहारी, री समान है। इस तरीके से चौपाई छंद की पहचान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेरी बर्छी ने बरछीने हैं, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खनन के, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं खनन के। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो हमें इसमें अलंकार बताना है। तो जो इसमें है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या होती है? तो यमक अलंकार की पहचान क्या होती है, यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। अगर बात करें अनुप्रास अलंकार की, जब किसी पंक्ति में शब्द या अक्षर की आवृत्ति हो, वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? अगर रामचरितमानस में कांड की बात की जाए, तो वो 7 कांड हैं। वो 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? तो वह है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो यह चीज भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो कांड है वह कौन कौन से हैं, या इस ऐसा रीजनिंग में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी हिंदी की आदि जननी क्या है? ये चीज हम लोगों ने पहले देखी थी। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। हिंदी कहाँ से आई है? तो वो आई है संस्कृत से। अगर इनका जो क्रम देखें, तो वो क्रम क्या है? जैसे संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अपहट, अपहट के बाद शौरसेनी, शौरसेनी के बाद हिंदी। ठीक है, इसी क्रम में इन हिंदी का जो क्रम है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? जो आप लोग इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह एक पैराग्राफ दे रखा है, इसका हमें शीर्षक बताना है। तो जो ये शीर्षक है, इसका शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक होगा, वो होगा शांत रहो सुखी रहो, शांत रहो सुखी रहो। इसमें जो बात की गई हर शब्द में आपको दिख रहा होगा शांत रह सकते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर शांत रहना ही योग है। क्या? शांत रहना ही योग है। हमेशा शांति पर बल दिया जा रहा है हर जगह। जब हम शांत नहीं रह सकते, जब हम शांत नहीं रह सकते, तो यहाँ पर भी क्या है? शांति पर ही हर जगह पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें। हर जगह आपको दिखेगा कि इसमें शांति पर बल दिया गया। तो हमारा जो शीर्षक होगा वो होगा शांत रहो सुखी रहो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है
वह क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हर जगह? तो इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। क्या शांत रखना ही योग है? क्या शांत रखना योग है? और जब योगों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम महायोग कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? महायोग। क्या होगा? महायोग। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? अगर आप क्रोध को काबू में रखोगे तो आपकी जो पाचन क्रिया से जुड़े जो भी रोग हैं वो आपके स्वतः ही सही हो जाएंगे। क्या स्वतः ही सही हो जाएंगे? पाचन क्रिया स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? अगर बात की जाए चिंता की रेखाओं की तो वो ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करना चाहिए? शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आपको रात में क्या करना चाहिए सोने से पहले? तो वो क्रोध के अनुभव डायरी में भी लिखें। क्रोध के अनुभव दिन भर में आपके साथ क्या हुआ, किस किस बात पे गुस्सा आया, किन किन तरीकों से गुस्सा किया आपने, ये सारी चीज़ें आप एक डायरी में लिख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए होगा वो होगा अनौपचारिक। क्या होगा? अनौपचारिक। अनौपचारिक होगा या औपचारिक होगा या उल्लेखनीय होगा या आधिकारिक होगा? तो जो आपका सही जवाब होगा वो होगा औपचारिक। क्या होगा? औपचारिक। यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द बायस का समानार्थक शब्द नहीं है? अगर बात की जाए बायस के समानार्थक शब्द की तो वो हरित शब्द है। हरित शब्द बायस का समानार्थी शब्द नहीं है बल्कि जबकि काग एकाक्षा और काक ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची और बायस का जो अर्थ होता है वो होता है कौवा। क्या होता है? वो होता है काग। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं काग या फिर कौवा या कौवा ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है दिए गए इसमें से जो ये वाक्य दिया गया हमसे पूछा गया कि इसमें किस बदलाव की आवश्यकता है या बदलाव की आवश्यकता नहीं है? तो उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। हमसे पूछा गया है उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, इसमें किस तरीके का चेंज करना चाहिए? तो इसमें हम ये बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं उसका भाई सेक्रेटरी है। तो उसका भाई सेक्रेटरी है तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। लगा हुआ के जगह हम सेक्रेटरी है का यूज करेंगे। क्या? सेक्रेटरी है का यूज करेंगे। आपका अगला प्रश्न है दिए गए काव्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका विवाह ना हुआ हो। आपने शादी का कार्ड देखा उसमें लिखा होता है परिणीत। जैसे राजू परिणीत सुमन। तो इसका मतलब क्या होता है? इनका विवाह इनसे होगा या इनका विवाह इनसे हो रहा है। तो जिसका विवाह नहीं होगा तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? वहाँ पे लगा देंगे आ। क्या लगा देंगे? आ। अपरिणीति। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। तो आप लोग बताइए कि आपको भी ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। यदि आप लोग को इनमें कुछ और चेंजिंग चाहिए या और डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहिए और या फिर और कुछ चीज़ चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है तो ज़्यादा टाइम इधर उधर भटकने से अच्छा है प्रैक्टिस सेट पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होकर करोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों को पता होगा 37 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के 37 क्वेश्चन आने और जीएस के अप्रोक्स में 50 क्वेश्चन आने हैं।
जीएस के 50 क्वेश्चन आने हैं, 36 के समथिंग जीएस के आएंगे, 15 क्वेश्चन अभिरुचि के आएंगे। किसके? 15 क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि के आएंगे, जो हमारे पुलिस प्रशासन में काम करने के अनुभवों को दर्शाता है कि यदि हम पुलिस प्रशासन में हो जाएं, भर्ती हो जाएं, तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, हमारे पास किस तरीके की सिचुएशंस आएंगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो यदि आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारी जो जीएस के वीडियो आते हैं, हम उसमें वह 15 क्वेश्चंस हर एक वीडियो में ऐड करके लाते हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जीएस के हैं, और उनका भी उसमें हम करेंट, स्टैटिक जीके और मानसिक अभिरुचि के 15 क्वेश्चन ऐड करके लाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।